सो गाइस हेलो। और आज हम लोग देखेंगे अपने मतलब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में एसएचएम को इंक्लूड करके, यानी टाइम पीरियड निकालना। मतलब जैसे मान लो तुम्हें सिंपल बताता हूँ सवाल, 3-4 सवाल उठाते हैं हम लोग। जैसे मान लो ये तुम्हारा पुली, ये तुम्हारी ज़मीन से ऐसे कनेक्ट है और इधर तुम एक मास एम लटका दो। एक सेकेंड, इधर तुम मास एम को लटका दो पूरा ऐसे। तो अब अगर तुमने इस टाइप के काम किए हैं तो तुमसे पूछ सकता है, अगर इसका ये के है तो ये तुम्हें बताओ इसका मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारे पास टाइम पीरियड। तो ये तो बहुत इजी सवाल होते हैं। बेसिकली आप इसको एक्स नीचे कर दो। लेकिन एक बात हरदम ध्यान रखना कि अगर तुम्हारी पुली एक्स नीचे आती है तो तुम्हारा जो मतलब स्प्रिंग होती है, अगर तुम्हारी स्प्रिंग एक्स नीचे आती है तो तुम्हारा ब्लॉक 2x नीचे चला जाता है। तो जैसे मान लो तुमने इधर से धागा एक्स खींचा है तो ऊपर तुम्हारा मतलब कितना जाएगा। तो मान लो तुम्हारी ये जो स्प्रिंग थी ये तुम्हारी उस टाइम पे x1 नीचे चली गई। तो अगर मान लो स्प्रिंग तुम्हारी x1 नीचे गई है तो तुम ये कह सकते हो कि x बराबर 2x1, क्योंकि पुली नीचे आई। मान लो मैं थोड़ी देर के बाद का टाइम बताता हूँ। तो ऐसे बनेगा, ये मान लो तुम्हारी पुली थी, ये ऐसे छूते हुए नीचे आ गई तो इधर से भी x1 नीचे आई होगी और इधर से भी x1 नीचे आई होगी, दोनों तरफ से x1 नीचे आई होगी ये तुम्हारी पुली। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ से यूज करेंगे। तो हमें ये एक मिल गया फंडा। अब अगर मान लो यहाँ पे फोर्स डेवलप हुई थी F, तो यहाँ फोर्स डेवलप होगी F, तो ऊपर डेवलप होगी 2F। तो 2F बराबर K इंटू x1 माइनस माइनस साइन लगाओ चाहे ना लगाओ, प्लस ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो F बराबर KX1/2। अब अगर ब्लॉक को देखें तो एक्स्ट्रा फोर्स उसमें आएगी F बराबर MA बराबर Fx माइनस में F की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, MA बराबर माइनस KX1/2 इंटू x की वैल्यू क्या है 2x1 माइनस KX1 इंटू x1 की वैल्यू है x1 की वैल्यू है x/2। तो x/2 x/4 इंटू x। तो MA इज इक्वल्स टू माइनस KX/4। ये तुम्हारे K आ गया तो 2 पाई अंडर रूट M/K। यहाँ K की ये वाली वैल्यू उठा के रख दो K नेट की, तो तुम्हें तुम्हारा टाइम पीरियड मिल जाएगा। लेकिन मान लो अगर प्रॉब्लम थोड़े से टफ होने चालू हो जाए, जैसे मान लो एक प्रॉब्लम मैं तुम्हें देता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास प्रॉब्लम था ऐसे वाला, ऐसे और ऐसे 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 पुली लटकाई हमने। यहाँ पे स्प्रिंग मान लो तुम्हारी K1 थी, तो यहाँ पे स्प्रिंग तुम्हारी K2 थी। यहाँ ब्लॉक मान लो मैंने मास M लटकाया। अब इसको एक बार ट्राई करो। बस एक ही मूल मंत्र होता है कि देखो तुम्हें बेसिकली करना क्या होता है, हरदम हरदम से इसको तुम ट्राई करना, तुमसे बन जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक और क्लियर कर देता हूँ, एक और एग्जांपल। देखो तुमको हरदम एक ही चीज़ करनी होगी। जैसे मान लो मैं तुम्हें एक दे दूँ प्रॉब्लम। मान लो ये तुम्हारी स्प्रिंग थी, यहाँ पे तुम्हारा K1 था, यहाँ पे तुम्हारा K2 था, यहाँ पे तुम्हारा मास M था ब्लॉक का। तो तुम्हें करना ये होता, तुम्हें जब भी इस तरह, तुम पहले तो ब्लॉक का नेट एक्सटेंशन देख लो, कितना तुम्हारा नेट एक्सटेंशन आया है ब्लॉक का। अब नेट एक्सटेंशन के लिए इन दोनों को कुछ कुछ एक्सपेंड कर दो। इसको मैंने x2 कर दिया, इसको मैंने x1 कर दिया, और पूरी रस्सी में एक फोर्स दौड़ा दो F। और तुम्हें कुछ बस ऐसे निकालना है, ब्लॉक का मास इंटू ए बराबर माइनस बराबर F इंटू एक्स। ये भी तुम्हारी अभी वेरिएबल है, ये तुम्हें के टर्म में निकालना होगा। ये तुम्हें निकालना होगा बेसिकली, ये तुम्हें कुछ ऐसा निकालना होगा। तुम्हें इसकी इक्वेशन जैसे मैंने ऊपर बनाई वैसे बनानी होगी। तो अगर इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ सबसे पहले समझो, अगर स्प्रिंग तुम्हारी x1 नीचे आई है तो ब्लॉक तुम्हारा 2x1 नीचे जाएगा। तो x पे x1 का इफेक्ट 2x1 रहेगा। लेकिन x2 तुम्हारा जो है वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो तुम्हारा x2 जो रहेगा वो सिंपल x2 रहेगा। तो तुम्हें x की इक्वेशन मिल गई। अब तुम्हें एक f की इक्वेशन बना लो। तो एक इक्वेशन f की तुम क्या लिखोगे, f बराबर K2x2, और एक इक्वेशन f तो यहाँ 2f, इस पॉइंट पे 2f तुम्हारी फोर्स, तो 2f बराबर K1x1
इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब तुम मतलब यहाँ से x1 x2 की वैल्यू यहाँ से उठाओ और यहाँ रख दो, तो तुम्हें x जो होगा वो f के टर्म में मिल जाएगा। तो बेसिकली देखते हैं, तो तुम्हारा जो f होगा वो तुम्हें बेसिकली कैसे मिलेगा। तो अगर तुम यहाँ से तो x बराबर तुम क्या लिखोगे, 2 इंटू तुम्हारा x1 कितना है, x1 होगा तुम्हारा 2f/k1 प्लस x2 तुम्हारा कितना, f2/k2। तो x तुम्हारा आ जाएगा 4f/k1 प्लस f/k2। इतना तुम्हारे पास आ गया। अब f की वैल्यू तुम x के टर्म में निकाल लो, तो f बराबर तुम्हारा आ गया x इंटू 4/k1 प्लस 4/k1 बराबर, और बेसिकली इस टर्म को तुम इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो, या फिर और कैसे करें, बेसिकली तुम चलो इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये यहाँ k1 नहीं, k1 है, कहाँ गया, कहाँ से क्वेश्चन लाए थे, k1 है, यहाँ पे k2 है। तो x बराबर 4f, बेसिकली यहाँ k होता है, k नेट होता है, यहाँ f नहीं होता है, यहाँ k होता है। तुम्हें ऐसे लिखना होता है, f बराबर, ये तुम्हारा f होता है, ये पार्ट, वो मैं वहाँ गलती से गलत लिख, वही मैं कन्फ्यूज हो रहा था, k1 प्लस f/k2। तो x बराबर तुम्हारे पास क्या आ गया, 4, f अगर कॉमन ले लें 4k2 प्लस k1/k1 k2। तो f बराबर तुम्हारे पास आ गया माइनस टाइम्स k1/k2 प्लस k1 इंटू एक्स, इतना तुम्हारे पास आ गया। अब यही तुम्हारी इक्वेशन है, और इसको और इस इक्वेशन को दोनों को कवर कर लो, और तुम्हारा पास जो मतलब तुम्हारा आंसर होगा वो तुम्हारा मैच कर जाएगा इस क्वेश्चन का। तो बेसिकली ये क्वेश्चन मैं ऐसे ही सिखा रहा था कि कैसे तुम्हें मतलब करना होता है चीज़ें। इस क्वेश्चन को अब तुम इसकी मतलब एनालॉगी लेके ट्राई कर सकते हो, तो तुम्हें मतलब और बेसिकली समझ आएगा। तो बेसिकली तुम्हें कुछ करना नहीं है। तुम मान लो कि तुम्हारा ब्लॉक x नीचे आया है, तो इसमें तुम्हारे पास एक्सटेंशन आएगा x2, इसमें तुम्हारे पास एक्सटेंशन आएगा x1, और x पे दोनों का डबल इफेक्ट पड़ेगा, 2x2 प्लस x1। बस एक ही बात हरदम ध्यान रखना कि स्प्रिंग तुम्हारी अगर x नीचे आ रही है तो ब्लॉक तुम्हारा 2x नीचे जाएगा, और तुम्हें कुछ नहीं। और अब पूरे उसमें फोर्स दौड़ा दो, एक F F F और F। तो बेसिकली ये स्प्रिंग कुछ ऐसे होती है, जो स्ट्रिंग गई है ये ऊपर, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये याद रखना 2F फोर्स रहेगी, वो मैंने डायग्राम थोड़ा गलत बनाया। तो बेसिकली इसको तुम ट्राई करो और आंसर कमेंट करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो सही है कि गलत। और देखते हैं हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में और भी काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल होते हैं। इसमें हम लोग सेंटर ऑफ मास से लिंक्ड सवाल नहीं कवर करेंगे। सेंटर ऑफ मास से लिंक्ड सवाल जो होंगे उस पर एक पूरा स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसमें सेंटर ऑफ मास फ्रेम को डिस्कस करेंगे, उससे जुड़े SHM के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो तुमसे और क्या पूछ सकता है तुम्हारे मतलब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में। अब ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल की सारी कहानी थी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की। अब तुम्हारे पास एक HCV में कुछ प्रॉब्लम आती है, हॉरिजॉन्टल की ही है। जैसे मान लो एक स्प्रिंग मैं ऐसे लगा दूँ, फिर एक स्प्रिंग में मान लो ऐसे लगा दूँ, फिर एक स्प्रिंग मान लो मैं ऐसे लगा दूँ, और ये एंगल फॉर सेक के लिए मैं मान रहा हूँ थीटा नहीं मानता हूँ, 45 डिग्री मान रहा हूँ। सबका मान लो के है, अगर थीटा भी मान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि मान लो थीटा है तो। और यहाँ बीच में मैं एक तो मास m फिक्स कर रहा हूँ। तो हम अब तुम्हें इस तरह के सवालों को कैसे अप्रोच करना होता है, तो तुम हरदम इस डायरेक्शन में इसको बढ़ा दो x, इस डायरेक्शन में इसको x बढ़ा दो, तो तुम्हारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, इस डायरेक्शन में तुम्हारे x बढ़ाया, तो इस डायरेक्शन में अगर मतलब हम समझ रहे हैं कि बहुत छोटा एक्सटेंशन है, तो x/√2 इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, और x डायरेक्शन बढ़ेगा x/√2, दोनों डायरेक्शन पता चला। तो एक फोर्स हमें मिलेगी इस डायरेक्शन में, और वो फोर्स होगी हमारे पास बराबर k इंटू एक्स। फिर हमें एक फोर्स मिलेगी इस डायरेक्शन में, और वो हमारी फोर्स जो होगी वो होगी हमारी k इंटू x/√2। एक फोर्स हमें मिलेगी इस डायरेक्शन में, वो होगी हमारी k/√2।
kx/√2 इस टाइप की हमें चीज़ें मिलेंगी। तो ब्लॉक पर तुम नेट फोर्स देखो कितनी तुम्हें मिल रही है। नेट फोर्स अगर ये 45 डिग्री है, ये भी तुम्हारे पास 45 डिग्रीज़ है, तो तुम्हारे पास नेट फोर्स ब्लॉक पे कितनी आएगी। अगर मैं इसके के एक्स के दो कंपोनेंट कर लूँ तो के एक्स कॉस 45 kx/√2, तो kx/√2 एक इधर आ जाएगा और एक और kx/√2 इधर आ जाएगा। तो ब्लॉक पे सिनेरियो कुछ कैसा रहेगा, या फिर अगर मैं इसको इन दोनों को ले लूँ अंडर रूट करके kx 1/2 तो इस डायरेक्शन में ही मैं निकाल लेता हूँ ना 2 kx मेरे पास, इतना क्यों करूँ लफड़ा मैं। तो 2 kx मेरे पास ब्लॉक पे नेट फोर्स आ गई। तो F को लिख देता हूँ ma बराबर -2 kx और अब यहाँ से प्रोसीड कर लूँगा। टाइम पीरियड बराबर 2π√m/k। तो बेसिकली ये हमारी स्प्रिंग ब्लॉक की पूरी चर्चा हो गई। और स्प्रिंग ब्लॉक में तुम्हारे पास कैसे कैसे सवाल आते हैं देखो। स्प्रिंग ब्लॉक में और तुम्हारे पास सवाल आते हैं, लेट मी रिमेंबर, जैसे मान लो तुम्हारे पास कभी कभी दे देता है, मान लो ये एक स्प्रिंग लगी है, फ्रिक्शन लेस जगह है, और मान लो सारा वो खिलवाड़ कर सकता है। मान लो ये स्प्रिंग का कांस्टेंट था के, ये ब्लॉक कैपिटल M था। अगर मान लो इसने कहा कि इसका एम्पलीट्यूड A था और ये अपनी मीन पोजीशन पे था और इसके पास वेलोसिटी थी मीन पोजीशन पे v0, तो वो तुमसे पूछ सकता है कि हमें ये बताओ, अगर मान लो हमने इसके ऊपर एक स्मॉल m रखा और रख दिया, मतलब जेंटली रखा कि कोई एक्सटर्नल इम्पैक्ट नहीं हुआ, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू था। अच्छा अभी म्यू हटा दो, चलो अच्छा हाँ चलो म्यू रखो, म्यू मान लो हमने इस पर रख दिया, तो पूछ सकता है कि तुम्हारे पास बाद का एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो तुम एक चीज़ समझो कि तुम्हारी जो मीन पोजीशन होगी वो तुम्हारी नहीं बदलेगी, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आई, तो मीन पोजीशन जो भी होगी स्टिल रिमेन सेम। तो जो भी बदलेगा वो तुम्हारा होगा एम्पलीट्यूड। तो सबसे पहले मीन पोजीशन पे तुम्हारी वेलोसिटी मैक्स होती है, तो वी मैक्स जो होगी तुम्हारे पास वो होगी तुम्हारी v0। तो एक और चीज़ तुम यहाँ पे कर सकते हो कि तुम यहाँ पे जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो यहाँ पे तुम मान लो मोमेंटम तुम्हारा कंजर्व हो गया। मीन पोजीशन के अबाउट तुम मोमेंटम कंजर्व कर दो, क्योंकि मीन पोजीशन के अबाउट कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही है, F net 0 है मीन पे। तो अगर तुम ऐसा करो तो M कैपिटल M v0 बराबर v डैश M प्लस कैपिटल M। और एक और चीज़ तुम जानते हो v0 बराबर a ओमेगा है, और ओमेगा तुम्हारा बदलने वाला नहीं है, क्योंकि ओमेगा तुम्हारा k और m, तो ओमेगा तुम्हारा क्या है, ओमेगा बदलेगा a अंडर रूट ओमेगा बराबर होता है अंडर रूट k/m। तो k ही है, इनिशियल था m, और v डैश तुमने यहाँ से निकाली, v डैश तुमने निकाली m v0 अपॉन m प्लस m, और इसको बराबर कर दो v डैश की वैल्यू यानी a डैश, और ओमेगा क्या हो जाएगा तुम्हारा k अपॉन अंडर रूट m प्लस m। अब तुम यहाँ से a डैश की वैल्यू एकदम आराम से निकाल सकते हो, सारी चीज़ें तुम्हें नोन है। तो इस तरह के एक सवाल होते हैं तुम्हारे पास। और पूछ सकता है, अब मान लो इसने मतलब चालू कर दिया, तो वो मान लो इसका एम्पलीट्यूड है a, तो इसे तुमसे पूछ सकता है कि ये बताओ मुझे कि म्यू की मतलब तुम्हारे पास एक्सेलरेशन मैक्स कितना हो सकता है, ए मैक्स कितना हो सकता है, अगर यहाँ पे इसके बीच में म्यू है। तो देखो अगर तुम ये छोटे वाले ब्लॉक को कंसिडर करो तो इस पर तुम ध्यान से देखो, तो इस पर तुम्हारे पास केवल एक ही फोर्स लगेगी, वो होगी तुम्हारी फ्रिक्शन, और वो होगी तुम्हारी म्यू एम जी। तो इसका जो ए मैक्सिमम हो सकता है वो हो सकता है तुम्हारा म्यू जी लिमिटिंग केस में, वो भी ये लिमिटिंग केस की बात है। तो अगर सिस्टम का एक्सेलरेशन ए सिस्टम जो है तुम्हारा, उसका एक्सेलरेशन तुम्हारा म्यू जी या फिर उससे कम है, तो ये दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। ये बात तुम फ्रिक्शन में भी हरदम ध्यान रखना कि जिस ब्लॉक पे मतलब तुम्हारा केवल फ्रिक्शन ऐड कर रहा है उसको पकड़ो और उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन देखो। तो और वही अगर एक्सेलरेशन सिस्टम का वो या उससे कम है तो वो दोनों साथ में चलेंगे, अदरवाइज़ वो दोनों साथ में नहीं चलेंगे। तो अगर यहाँ पे देखें
तो ए सिस्टम तुम्हारा म्यू जी से कम होना चाहिए। अब ए सिस्टम तुम्हारा जो होना चाहिए वो ए सिस्टम मैक्सिमम होना चाहिए। ए सिस्टम की मैक्सिमम वैल्यू वो तुम्हारी म्यू जी से अगर कम है या फिर बराबर है तो हमारा पूरा दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। तो ए सिस्टम मैक्सिमम क्या होता है तुम्हारा, ए सिस्टम तुम्हारा होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए इज़ लेस दैन इक्वल टू म्यू जी। ये तुमसे पूछता है तो हमें निकालना था ए मैक्स, तो ए मैक्स हमने निकाल लिया म्यू जी। अब तुमसे पूछ सकता है कि हम क्या करें, बेसिकली यही इक्वेशन बनानी पड़ती है तुम्हारा मतलब वो तुमसे पूछता है कि मैक्सिमम हम कितना मतलब एम्पलीट्यूड हो सकता है, तुमसे ये पूछ सकता है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मतलब हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो एक एम्पलीट्यूड होगा ना कुछ, तो एम्पलीट्यूड मैक्स जो होगा तुम्हारा वो तुम यहाँ से निकाल सकते हो ओमेगा स्क्वायर जी बाई ओमेगा एक म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तुमसे एम्पलीट्यूड दे के पूछ सकता है, मास पूछ सकता है, कुछ भी। तो ये तुम्हारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन वो होती है इक्वेशन, इसी से तुम सारी चीज़ें पता कर लोगे। और तुम्हारे पास स्प्रिंग ब्लॉक में क्या आता है, स्प्रिंग ब्लॉक में तुम्हारे पास और आता है, जैसे मान लो कभी कभी होता है हो जाता है ना कि जैसे मैं और सारे केसेस में कवर कर लेता हूँ। जैसे मान लो स्प्रिंग ब्लॉक इसके बाद तुम्हें मतलब ज़्यादा कभी जल्दी तकलीफ नहीं आएगी। मान लो एम मास था, वो कहता है ये पूरा फ्रिक्शनलेस सरफेस था, म्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो था और एक वी नॉट और एम मास की बुलेट आके टकराई, तो तुमसे सारी चीज़ें पूछ सकता है। तो बेसिकली एक चीज़ तुम समझो कि जब तुम्हारी वी नॉट बुलेट आके टकराएगी तो तुम्हारी कोई इम्पल्सिव फोर्स एक्ट नहीं करेगी। तो अगर तुम्हारा ये जो था ये तुम्हारा मीन पोजीशन पे तब रखा हुआ था तो ये तुम्हारा मतलब इस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा समझो कि मान लो अगर इसकी वेलोसिटी वी नॉट थी, तुम मतलब मीन पोजीशन के अबाउट मोमेंटम कंजर्व करो। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक मतलब जब तक बुलेट टकराएगी और बुलेट टकराने के बाद वेलोसिटी गेन करने तक तुम मतलब मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। लेकिन जब तक तुम्हारी बुलेट टकराएगी तब तक तुम एनर्जी मत कंजर्व करना, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन होगा और इन इलास्टिक में तुम्हारी एनर्जी लॉस होती है। और उसके बाद एक बार कोलिजन हो गया उसके बाद वेलोसिटी गेन कर ली, उसके बाद तुम एनर्जी कंजर्व कर सकते हो सब चीज़ निकालने के लिए। तो बेसिकली मैं बस ये बताना चाहता था। तो वो तुमसे पूछ सकता है वेलोसिटी कितनी होगी, तो यहाँ बेसिकली ये लगा दो एम वी नॉट बराबर एम प्लस एम वी डैश। तो यहाँ से तुम वेलोसिटी निकाल सकते हो मीन पोजीशन की। अब वेलोसिटी मिल गई तुम्हारे पास मीन पोजीशन की, तो के ए बराबर 1/2 एम प्लस एम वी डैश का स्क्वायर बाई फाइनल इनिशियल दोनों बराबर होंगी। तो यहाँ से तुम एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो सिंपली। तो बेसिकली यही दो इक्वेशन बनानी होती हैं इस केस में जब बुलेट टकराती है। अब तुम कुछ चीज़ें बातें कर लेते हैं हम लोग वर्टिकल की। वर्टिकल की जैसे अगर बात करें तो वर्टिकल में भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग केसेस होते हैं। जैसे मान लो वर्टिकल में एक केस मैं तुम्हें देता हूँ कि मान लो ये तुम्हारे पास ये रखा था, ये स्प्रिंग लगी थी और ये एक ब्लॉक तुम्हारे पास मास एम रखा था। मास एम जो था ये तुम्हारा लटका हुआ था। अब तुमसे पूछा जाता है कि मान लो मैंने मान लो सडनली इस पर एक मास और रख दिया स्मॉल एम। ऐसे प्रॉब्लम तुमको कई जगह मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जाके अपनी मीन पोजीशन एट मतलब गेन करेगा और वो मीन पोजीशन होगी तुम्हारी जहाँ पे m प्लस एम जी बराबर के एक्स, तो यानी कि वो होगी m प्लस एम बाई के। और उस टाइम पे स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ जाएगा x का, तो यह तुम्हारी मीन हो जाएगी। अब तुमसे वो दुनियादारी की चीज़ें बोलेगा। जैसे मान लो उसने तुमसे कहा कि हम स्मॉल एम को हटा दें तो क्या होगा, तो जैसे ही तुम स्मॉल एम को हटाओगे वैसे ही तुम्हारा ये एम मास जो होगा ये फाइनली तो रेस्ट पे था। देखो एक चीज़ और समझो कि जैसे मान लो ये एक्स पॉइंट तुम्हारा एक्स बराबर 0 मीन था, तो अगर तुमने किसी भी इंस्टेंट पे कि उस ब्लॉक को स्प्रिंग से लगे हुए ब्लॉक SHM करते ब्लॉक को एक्स इधर खींचा एक्स डैश, तो डेफिनेटली है कि वो एक्स डैश ही इधर जाएगा अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं एक्ट कर रही हैं, एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्सेस नहीं एक्ट कर रही हैं। समझ रहे हो? अगर कांस्टेंट है तब उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कांस्टेंट फोर्स मतलब जैसे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता हम लोगों पे, तो उतना मतलब ये टू एंड फ्रो मोशन करता है। और ये एक और चीज़ तुम जानते हो एम्पलीट्यूड पे इसकी v बराबर 0 होती है। तो अगर तुम और एम्पलीट्यूड के बाद फिर ये इधर वेलोसिटी गेन करना चाहता है, तो देखो यहाँ पे भी वही केस है ना। अब इसकी जैसे ही तुमने इस m को हटाया
तो ये हटना चाहेगा और इसकी मीन, दूसरी जो मीन होगी वो तुम्हारी हो जाएगी m/k, mg/k, यहाँ पे भी g होगा, mg/k इतनी होगी तुम्हारी मीन। ये तुम्हारी मीन पोजीशन दूसरी होगी, x मीन इसको कह लो। तो मीन से तुम्हारी एक्सट्रीम के बीच की जो दूरी होती है वही तो तुम्हारा एम्पलीट्यूड होता है। तो m+m/kg माइनस mg/k यही तुम्हारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ये एक टाइप के तुम्हें सवाल मिलते हैं। मान लो तुमसे पूछ लिया कि ऊपर से एक बुलेट थी, मीन पोजीशन पे आके उस बुलेट ने इसको हिट किया v0 वेलोसिटी से, इस बुलेट ने उसको v0 वेलोसिटी से हिट किया मीन पोजीशन पे। अब क्या होगा? तो अब एक बात समझो, जैसे ही उस m मास की बुलेट ने हिट किया तो मीन पोजीशन तुम्हारी क्या होगी उस टाइम पे, जब तुमको m+m मास तुम्हारे पास आ जाएगा, बुलेट प्लस ब्लॉक का मास, तो तुम्हारे पास मीन पोजीशन ये होगी। तो तुम्हारा ब्लॉक एक्चुअली मीन पोजीशन से कुछ दूरी पे था और उसकी वेलोसिटी तुम निकाल लोगे, mv0 बराबर m+m v' से। इनलास्टिक कोलिजन था तो हम इससे निकाल लेंगे, क्योंकि ग्रेविटी का बहुत नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, उतनी देर में ग्रेविटी कुछ कर नहीं पाएगी, तो हम इन इलास्टिक कोलिजन से इतनी चीज़ें निकालेंगे v'। तो अब तुमने एक केस पढ़ा होगा, जब तुम्हारा x डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल होता है, एम्पलीट्यूड उसका a होता है, तो वो तुमसे पूछता है कि हमें ये बताओ कि अगर x डिस्टेंस पे तुमको वेलोसिटी हम दे दें तो तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ω² - x²। तो अब मीन पोजीशन तुम्हें पता है, मीन पोजीशन से तुम्हें x पता है कि वो कितनी दूरी पे है, तुम्हें उसकी वेलोसिटी पता है, तो तुम ओमेगा और एम्पलीट्यूड सब निकाल सकते हो। ओमेगा तुम्हें पता ही रहेगा 2π√m+m/k, ओमेगा तुम्हें पता ही रहे चल जाएगा, तो तुम एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो, किस एम्पलीट्यूड के अबाउट वो ऑस्किलेट करेगा। समझ रहे हो बात को, इस फॉर्मूले की मदद से। और तुम्हें वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में क्या पूछ सकता है, देखो, और तुमसे पूछ सकता है, जैसे मान लो ये ब्लॉक था मास m का, 2m का, या फिर कह लो इसको 2m ना कहो, इसको m कह लो, और ये तुम्हारे पास एक था स्मॉल m का। तो पूछ सकता है तुमसे कि स्मॉल m को कितना हम कंप्रेस करें कि तुम्हारा उछल के इतना उछले कि मिनिमम कितना उछले कि तुम्हारा ये जो ये बड़ा वाला m जो है तुम्हारा, ये जस्ट लिफ्ट अप हो जाए। तो अगर जस्ट लिफ्ट अप होने की बात है तो एक बात समझो, जब तुम्हारा mg बराबर तुम्हारा k इंटू एक्सटेंशन, x जो है वो तुम्हारा एक्सटेंशन के बराबर हो जाएगा, तब ये लिफ्ट कर जाएगा। तो x तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, mg/k। लेकिन अब गलती कहाँ होती है हम लोगों से, गलती हम लोगों से ये होती है कि अगर हमने एक्सटेंशन मान लो मीज़र कर लिया है कि हमारा स्प्रिंग में एक्सटेंशन आया इतना, और एक्सटेंशन मान लो ये x बराबर 0 थी, तो हम कह देते हैं ठीक है भाई mg/k आया है, तो x बराबर 0 से हम उतना ऊपर नीचे दबा देंगे और हमारा एक्सटेंशन आ जाएगा। लेकिन ये गलत होता है। ये जो पॉइंट है x बराबर 0, ये मीन पोजीशन है, और हम एक्सटेंशन जो लेते हैं वो हम नेचुरल लेंथ से लेते हैं। तो अगर इसकी नेचुरल लेंथ तुम मान लो तुम्हारी कितनी थी, नेचुरल लेंथ अगर तुम इसकी मान लो, कुछ भी मान लो, लेट से नेचुरल लेंथ मान लो x0 थी। अगर मान लो नेचुरल लेंथ तुम्हारी x0 थी, तो नेचुरल लेंथ अगर तुम्हारी x0 थी, तो ये नेचुरल लेंथ से कितना मीजर किया तुम ऊपर गए, mg/k। नेचुरल लेंथ से जब तुम mg/k ऊपर जाओगे तो तुम्हारा काम बनेगा। लेकिन अभी तुम हो कहाँ एक्चुअली में तो तुम हो अभी स्मॉल mg/k डिस्टेंस पे नीचे। तो तुम्हें टोटल जाना कितना पड़ेगा, mg/k पहले तुम्हें स्मॉल कवर करनी है, फिर तुम्हें कैपिटल mg/k करनी है। ये समझ रहे हो बात को, mg/k पहले कैपिटल कवर करनी है, फिर स्मॉल mg/k और करनी, क्योंकि तुम अभी मीन पोजीशन पे, और तुम जो एक्सटेंशन लेते हो तुम लेते हो एक्सट्रीम पोजीशन से, तो इतना तुम्हें x बराबर 0 से नीचे ही कंप्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये x बराबर 0 के अबाउट या फिर मीन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो इतना तुम्हारे पास एक्सटेंशन आता है। सो ये सब था तुम्हारे पास, मतलब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की पूरी कहानी। और इसके बाहर तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में बस अब सेंटर ऑफ मास और उसके फ्रेम में तुम्हें उलझा सकता है, बाकी और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में तुम्हें वो जल्दी नहीं उलझाएगा। और थोड़े थोड़े और प्रॉब्लम्स मैं ले लूँगा, जैसे मान लो दीवार से टकरा गया अचानक, आखिरी तक नहीं पहुंच पाया, तो उस टाइप के भी हम प्रॉब्लम्स देखेंगे स्प्रिंग ब्लॉक में और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू।